The basement of a coaching center has been inundated and multiple students are fear trapped. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी कोचिंग की प्रसिद्ध दुनिया में जहां छात्र अपने सपनों की पूर्ति के लिए नींद, सामाजिक जीवन और सुख समृद्धि बलिदान करते हैं, वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने चुप्पी को एक विशेष कला में बदल दिया है। ये तो क्लास में बहुत ही वर्क करता है। जो चीज मान लीजिए यूपीएससी से रिलेटेड हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस टाइप पे फालतू वर्क करता है। लेकिन जब बात करने का टाइम सच में आया तो इन्होंने क्या किया, चुप्पी को एक विशेष कला में बदल दिया। अवध ओझा सर, जो कभी मार्गदर्शन और सलाह का प्रतीक माने जाते हैं, अब प्रॉफिट डिवीजन मतलब लाभ प्रेरित कोचिंग उद्योग में हर नकारात्मक का प्रतीक बन चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई फ्लड, जिसमें 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों एस्पिरेंट की जान गई है, उसके संदर्भ में उनकी चुप्पी अत्यंत चिंताजनक है, जो ये दर्शाती है कि उनकी वास्तविक प्राथमिकताएं क्या हैं। बेसिकली अवध ओझा सर आधुनिक युग के इतिहास का मध्य प्राचीन काल में रिसर्च करने गया है, इस समय पे जब सच में उनका जरूरत है, या मान लीजिए स्टूडेंट को ये महसूस हो रहा है कि उनका सच में जरूरत है इस स्थान पर। जब ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट मतलब कोचिंग सेंटर में संकट उत्पन्न हुआ, तब छात्र समुदाय ने नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनके दुख और आक्रोश को सकारात्मक कार्रवाई में बदल सके। लेकिन अवध ओझा, जो समाज के लिए एक बोझ बन चुका है, जो हमेशा ही अवसरों का लाभ उठाने में माहिर रहे हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि यह समय मौन व्रत धारण करना है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि जो हमेशा ही अवसरों का लाभ उठाने में माहिर है, तो इस दुखद समय में चुप्पी क्यों है, क्यों था ये एक्चुअली? Why? Because standing up for his students might actually require him to do something, right? ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड जो रीजन है, मतलब क्या हुआ क्या है एक्चुअली, तो let's face it, but why brother, why? When the money is already in the bank, why I should raise my voice? Oh, I said it earlier that a modern history teacher decided to skip the daily grid and takes a trip to the Iron Age. What did he think dodging the present day chaos by time traveling back to a time of stone tools and woolly mammoths would be a stress reliever? On serious note, if you think dealing with students is tough, then convince yourself that you will able to take notes on Apple Stone tablet in Iron Age. If not, then stop pretend to be a teacher. तो इसके संदर्भ में आप लोगों से एक कोट शेयर करना चाहता हूं। वो है अब्राहम लिंकन का एक कोट है, वो बहुत ही फेमस कोट है। You can't escape the responsibility of tomorrow by reading it today. ये वास्तव में हास्यास्पद है। दैनिक जागरण के साथ एक साक्षात्कार में जब ओझा सर ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय लिया, तो उनका बहाना इतना कमजोर था कि यह लगभग अपमानजनक प्रतीत होता है। He said, and I'm quoting, अगर कुछ लोग मुझसे सीधे पूछते तो मैं निश्चित रूप से जाता। मतलब यहाँ पे आप इसको थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है, क्यों आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे भी कोई सेलिब्रिटी हो जो रेड कार्पेट निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, सीधे शब्द में कहें तो उनके 3 छात्रों का निधन हो गया है। इस घटना के कारण शहर में भारी अशांति फैल गई है। लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, और ओझा सर अपनी अपार बुद्धिमत्ता के साथ उस स्थिति को संभालने के लिए बाहर बैठना ही उचित समझते हैं, जब तक कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध नहीं किया जाता। ये किस प्रकार का शिक्षा एक शिक्षक स्टूडेंट को दे रहे हैं? एक ऐसा शिक्षक जिसे उन छात्र के सामने आने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण की आवश्यकता होती है। The same student whose tuitions lines your pockets with their parents hard-earned money. अपने विद्यार्थियों को यह समझना सरल नहीं है कि उनके शिक्षक क्या मानते हैं, कि उनसे दूरी बनाना एक महत्वपूर्ण जीवन का पार्ट है। वास्तव में जीवन आपको हर बार प्रगति के लिए स्पष्ट संकेत नहीं देता। संभवतः यह सिखाने का सही समय है कि दिखावा करना क्या होता है, ना केवल तब जब परिस्थितियां अनुकूल हो, बल्कि तब भी जब स्थिति वास्तव में महत्वपूर्ण है। Because what the better way to highlight the sheer absurdity of a man who won't lift a finger unless there's something in it for him. ओझा सर की प्रतिक्रिया ये उनकी अनुपस्थिति केवल उसके व्यक्तित्व की वास्तविकता को उजागर करती है। भले ही वो इतिहास, संघर्ष और अपने पुराने पूर्वजों द्वारा सहन की गई कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि शिक्षक के असली अर्थ केवल कहानियां सुनाना नहीं है।
या कार्रवाई करने के बारे में है, और ये तब खड़े होने के बारे में है जब स्थिति सबसे महत्वपूर्ण हो। लेकिन ओझा सर वो अपनी छवि को सुरक्षित रखने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय इसके कि किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो जो उनकी प्रतिष्ठा को खतरे में डालते हैं, जबकि वो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण थे जो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अंततः जब अपना घर दूसरे के दुख पर आधारित हो तो आराम से बैठना और दुनिया को जलते हुए देखना बहुत आसान होता है। आइए एक क्षण के लिए उन कहानियों पर चर्चा करें जो 500 साल के संघर्ष को दर्शाती हैं, जिन्हें वो साझा करना पसंद करते हैं। विशेषकर अपने तथाकथित गैंगस्टर युग कोट अनकोट की कहानियां। उन कहानियों का वास्तविकता के साथ क्या संबंध है? उस कहानियां का वास्तविक अर्थ क्या है? आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में ये कहानियां उन पहले की विकास के इतिहास के समान महत्वपूर्ण है। जब आपको सफलता के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन ओझा सर इस तथ्य को भली भांति समझते हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो अपने छात्रों का मनोरंजन करते रहेंगे और अतीत की महानता का जिक्र करते रहेंगे, तब तक वे बार बार लौटते रहेंगे। वे मतलब छात्र उनकी ऊंची फीस का भुगतान करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति के पास उनके भविष्य की चाबी है। और एक कठोर वास्तविकता है, ओझा सर भविष्य के निर्माण कार्य में नहीं, बल्कि वो केवल सपनों की बिक्री में लगा हुआ है। He isn't in the business of building future, he is in the business of selling dreams. जब ये सपने टूट जाते हैं तब जीवन बर्बाद होते हैं, और जब छात्र न्याय की गुहार लगाते हैं तब वो कहीं दिखाई नहीं देते। Basically for him, students are product, and in his eyes, students aren't individual with aspirants and potentials. They are commodities, carefully packaged and sold to the highest bidder. The coaching industry under his watchful gaze has become a factory line where each student is treated as just another product to be polished, marketed and ultimately discarded when they no longer serve his purpose. शिक्षा के प्रति ओझा सर की दृष्टिकोण अत्यंत लेन देन संबंधी है। छात्र उनके लिए एक जीवित प्राणी नहीं है, वे निवेश है, अधिक लाभ के लिए अधिकतम उपयोग किए जाने वाली संपत्ति है। He mastered the art of turning their hopes and fear into cold hard cash. सफलता के वादे, प्राचीन संघर्षों की कहानियां और उनके आत्म प्रतिष्ठा से भरी हुई किस्से सभी एक जहरीले राजनीति रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अधिक छात्रों को आकर्षित करना है, जो ये मानते हैं कि वे एक ऐसी विधि का विधान में निवेश कर रहे हैं जो उन्हें निश्चित सफलता दिलाएगी। But what they are really purchasing? They are purchasing an illusion, a carefully crafted image that crumbles under the weight of real world crisis. This is true, this is fact, this is reality. जब भी सपने टूट जाते हैं, जब जिंदगियां खत्म हो जाते हैं, जब छात्र न्याय के लिए चिल्लाते हैं, ओझा सर का कोई पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि किसी भी अच्छे व्यवसाय की तरह वो जानता है कि क्षतिग्रस्त सामान और डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसके समय के लायक नहीं है। एक बार जब कोई छात्र अपने ब्रांड के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है तो उन्हें किनारा कर दिया जाता है, अपने टूटे हुए सपने से निपटने के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में फ्लड के बाद उनकी चुप्पी केवल नेतृत्व की कमी नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है जो उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए की गई है। उन छात्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का खतरा क्यों मोल लिया जाए, जिन्होंने अपने भविष्य के प्रति विश्वास जताया है, जबकि वे केवल मौन रखकर उस कठिनाई का सामना कर सकते हैं और समय के बीतने का इंतजार कर सकते हैं। ये एक क्रूर और अमानवीय दृष्टिकोण है जो शिक्षक और छात्र के बीच के पवित्र संबंध को केवल एक व्यावसायिक लेन देन में बदल देता है। इस लेन देन में ओझा सर ने बार बार यह साबित किया है कि वो अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय इसके कि वो उन भविष्य को पालन पोषण करने में ध्यान दें जिनका वो निर्माण करने का दावा करते हैं। यह एक कड़वा सच है, ओझा सर भविष्य की निर्माण के व्यवसाय में नहीं है, वो सपने को बेचने के व्यवसाय में है। अपने छात्र को ऐसा व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं जिनकी आशाएं और आकांक्षाएं हैं, बल्कि उन्हें केवल उत्पादों के रूप में मानते हैं जिन्होंने उन्हें चमकाना है, बाजार में बेचना है और अर्थ तब फेंक देना है जब वे लाभदायक नहीं रहते।
ये वास्तव में विडंबनापूर्ण है। ये देखते हुए कि ओजर सर अपने परिवार की गैंगस्टर विरासत का गर्व से जिक्र करते हैं, खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने कठोरता और सहनशीलता की एक विरासत से पाया, अपने एंसेस्टर से पाया। वो उन कहानियों में आनंद लेते हैं, उनका उपयोग करके खुद को एक ऐसे शब्द नो नॉनसेंस स्ट्रीट स्मार्ट के रूप में पेश करते हैं जो हर परिस्थिति में जीवित रहने का तरीका जानता है। What's the point of glorifying a gangster past if you don't have guts to stand up for those who look up to you? Ocher's failure to act during the tragedy exposed the hollowness of his bravado. जब आप सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में होते हैं तो एक कठिन वंश का गर्व करना आसान होता है, जबकि आपके छात्र जिन खतरों का सामना कर रहे हैं उनसे आप दूर होते हैं। लेकिन जब उस कठिनाई को परखने का समय आया तो उसने एकजुटता के बजाय आत्मरक्षा को प्राथमिकता दी। जब वास्तविक चुनौतियां उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जैसे कि दिल्ली में फ्लड के दौरान उसके छात्र की दुखद मृत्यु, तब ओचर सर की कथित कठोरता कहीं दिखाई नहीं दी। संकट के समय में अपने छात्रों का नेतृत्व करने के बजाय वो चुप्पी साध कर भाग खड़ा हुआ। उसकी निष्क्रियता उस आत्मविश्वास के विपरीत थी जिसे वो अक्सर प्रदर्शित करता है। वो व्यक्ति जो गर्व से ये दावा करता है कि वो गैंगस्टर का वंशज है और जो खतरे के सामने खड़ा होने का दावा करते हैं, अपने छात्र की सबसे बड़ी आवश्यकता के समय में बोलने या सहायता प्रदान करने का साहस नहीं जुटा सका। अनफॉर्चुनेटली ओचर सर की कार्य ये कहे कि उनकी कार्य की कमी एक चिंताजनक सत्य का उजागर करते हैं। उनकी गैंगस्टर की किस्से केवल एक विषाक्त रणनीति है जो छात्र को आकर्षित करने का एक तरीका है, जो मानते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हैं जिसने सब कुछ अनुभव किया है। लेकिन वास्तव में ये कहानियां केवल उनके सपनों को बेचने और अपनी जेब भरने का एक और उपकरण है। जब स्थिति कठिन होती है, ओचर से तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, अपने छात्र को अकेला छोड़कर। घटना के बाद उनकी चुप्पी केवल नेतृत्व की विफलता नहीं है, ये उस व्यक्तित्व के प्रति एक विश्वासघात है जिसे उन्होंने वर्षों से तैयार किया है। और ये दर्शाता है कि जब असली जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो ओझा सर केवल बातें करते हैं और कई कार्रवाई नहीं करते। लेट्स नॉट सुगर कोटेड, अवध सर इज अ प्रॉफिटियर। वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने विवेक को चुप कराना पसंद करते हैं बजाय उसके कि वो सही के लिए आवाज उठाए। वो ऐसा व्यक्ति है जो उन छात्रों को बाहर निकालने की धमकी देता है जो उसके कक्षाओं में बुनियादी ढांचे मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत करते हैं। जब उनके छात्र की मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो वो अपने तथाकथित गैंगस्टर युग की कहानी साझा करने को प्राथमिकता देते हैं बजाय इसके कि वो उन प्रणालीगत विफलताओं के खिलाफ खड़ा हो जो उनकी मौत के कारण बनी। दिस isn't leadership, this isn't teaching, this is cowardice dressed up in a guise of wisdom, and it's about the time someone called him out on it. Because the truth is, Ocher Sen doesn't care about his students. He only cares about his image, his reputation, and above all, his bank account. And the rest, it is just noise, easily silenced by a well-timed antidote, meme or sexual joke, or a carefully crafted statement to the press audience, to the students, or to the media. So here's to the Awadh Ocher Sen, the silent siege of profiteering and hypocrisy. May his students finally see him for what he really is, a man who values money over morality, silence over solidarity, and self-presentation over the very people who have made him what he is today. If there is one thing we have learned from this whole story, it's that when it comes to Awadh Ocher, you are on your own. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.